वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर मौज़्ज़म मुश्तबा ख़ामनई के नाम ख़त। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सक़ाफ़त पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन और बाहिनी दिलचस्पी के शोबों में मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। ईरान के बरादर अवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का सैयद मुश्तबा ख़ामनई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर नेक तमन्नाओं का इज़हार। खित्ता इस वक्त संगीन कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द सूरत हाल में इस्तेहकाम और खित्ते के अवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का एक्स पर बयान। वज़ीर आज़म की सदारत में इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र किफ़ायत शुआरी और तवानाई बचत के हवाले से इक़दामात के नफाज़ पर जायज़ा इजलास। हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज़ करने का फैसला। हुकूमत के ऐलान करदा इक़दामात पर नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर इक़दामात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। हुकूमत आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए कोशां है। किफ़ायत शुआरी इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स को किफ़ायत शुआरी और तवानाई बचत के इक़दामात भरपूर तरीके से नाफिज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में FBR उमूर का जायजा इजलास। पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी के दायरे कार में लाने की हिदायत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की पैकिंग पर कोड नंबर लगाने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की FBR को महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी के सद्देबाब के लिए इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते में उभरती हुई मईशत पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल हम आहंगी और सफारती काविशों पर जोर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की बहरीनी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़ियानी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन का खित्ते में हालिया हमलों पर शदीद तशवीश का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म का बहरीन की हुकूमत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। इलाक़ाई अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। हमारी कोशिश है कि 5 से 6 महीने में हम इसकी आपके जो KLI है और जो 5 बड़े शहर हैं उसके अंदर 5G भी आप तक अवेलेबल हो जाएगा। पाकिस्तान जो है एक नए एरा में एक नई जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टेप इन करेगा। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाबी कदम। वज़ीर आज़म के डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन के तहत 5G टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज़। 5G इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस की नीलामी का अमल मुकम्मल। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नीलामी की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए तमाम अमल को बराह रास्त दिखाया गया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम संग मील है। वफाकी वज़ीर IT शेज़ा फातिमा ख्वाजा। How we put the framework together in terms of the spectrum auction, and it was a question of revenue optimization and balancing it out with creating the right ecosystem so that we can accelerate the digital journey of Pakistan. 5G इंटरनेट सर्विस से मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की जदीद सहूलत मुयसर होगी। 5G की नीलामी के लिए हुकूमत ने मुकम्मल इको सिस्टम बनाया। हम ब्लॉकचेन AI की नई इंडस्ट्री की जानिब बढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदामात कर रहे हैं।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 5G स्पेक्ट्रम मुल्क की मईशत में इनकलाब लाएगा। पूरी दुनिया ने आज पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की शफाफ बोली को देखा। आज की बोली हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक। आज़ादी इजहार राय बुनियादी हक है, लेकिन आपने एहतियात कहाँ पे करनी है कि जहाँ पे इस्लाम की बात हो रही हो, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। खित्ते की कशीदा सूरत हाल में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना होना चाहिए। खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इत्तनाब किया जाए। आइन का आर्टिकल 19 मजहब, दिफा और मुल्की सालमियत के हवाले से एहतियात और जिम्मेदारी से मुतालिक है। कौम भी इस सूरत हाल में हुकूमत का साथ दे। बेतुके तबसरों की किसी सूरत इजाजत नहीं है। रेड लाइन अबूर करने पर कानून हरकत में आएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वफाकी वुज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले है। मुस्लिम ममालिक में हमारा एक बहुत अच्छा ताल्लुक है, बट जब हम उनको डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देते हैं और अपनी व्यूज़ को कौम तक पहुंचाने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर से अपनी इंटरप्रिटेशन निकालते, ये ना करें। अपने पॉलिटिकल एजेंडास को बीच में डाल के शाम को जो है वो टॉक शोज के ऊपर बात करें या व्लॉग्स के ऊपर बात करें और उसके ऊपर सनसनी थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश करें। पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि फॉरेन पॉलिसी के मामलात को लोकल पॉलिटिक्स के मामलात की तरह ट्रीट ना किया जाए। पाकिस्तान सबसे पहले खारजा पॉलिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी तबसरे नुकसानदेह हैं। व्यूज़ के लिए दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर मनफी वीलॉग नुकसानदेह हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाना मुल्क की कोई खिदमत नहीं। इससे रियासत की पॉलिसी को नुकसान पहुँच सकता है। खारजा पॉलिसी को मकामी मामलात के तौर पर न लिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। आर्टिकल 19 बिलाशुबा आज़ादी या इजहार राय का उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। आर्टिकल 19 बड़े वाज़े तौर पे ये कहता है कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको उज़र नहीं पहुंचाया जा सकता। ये भी कहता है कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह कर दें, आप पब्लिक ऑर्डर और अमनो आमा तबाह कर दें, आप आला अदलिया के वकार के मुनाफी बातचीत करें। तो जो आइन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देती। आइन के आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार राय और कानूनी हदूद क़यूद वाज़े हैं। वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला ने आज़ादी इजहार राय के हवाले से अहम गुफ्तगू की। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की अखलाकियात और अमन आमा को तबाह कर दें। DGISPR। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के दायरा कार में मजीद वुसअत। वज़ीर आला मरियम नवाज का CCD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। CCD को दुनिया के 5 बेहतरीन जराइम पर काबू पाने वाले इदारों की तर्ज पर उस्तवार किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की CCD का जदीद तरीन आलात से लैस हेडक्वार्टर बनाने की भी मंजूरी। गैर कानूनी असलहे के सद्देबाब के लिए नया कानून बनाने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जैयद उलमा कराम की लाहौर में मुलाकात। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक ख़त्म करने पर इत्तफाक। दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला। उलमा कराम की हुकूमत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आज़ादारों की हिफाजत और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में उलमा कराम ने भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़ीर दाखिला।
मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सिंध हुकूमत के इक़दाम, सूबे के तालीमी इदारों में 16 से 31 मार्च तक तातीलात का ऐलान। सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर 2 माह के लिए पाबंदी आए। महकमा दाखिला सिंध का गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल ख़त्म। सिंध काबीना का 3 माह के लिए तनख्वाह न लेने का फैसला। सिंध काबीना ने वज़ीर आज़म के तमाम फैसलों की तौसीक की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में लाखों मुसलमान मसाजिद और घरों में एतकाफ बैठ गए। मोतकफीन रमजान के आखिरी अशरे में 1000 रातों से अफजल लैलतुल कद्र तलाश करेंगे। ईद उल फितर का चांद नजर आने पर एतकाफ खत्म किया जाएगा। मसाजिद में सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम मुकम्मल। अफगान तालिबान रजीम और फितनतुल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने अरंदू कुरम सेक्टर में बरवक्त कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। मौसर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर भी फरार हो गए। पाक अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों और सिर्फ फौजी तनसीबात को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज निशाना बना रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए। अमरीकी और इजरायली तैयारों की ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। तेहरान, इस्फहान, तब्रेज़ और कराक में धमाके। गवर्नर इस्फहान का दफ्तर यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से और कदीम शाही महल निशाना बन गया। इस्फहान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। धमाकों में 40 से ज्यादा अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरान की जानिब से भी इसराइल की हाइफा ऑयल एंड गैस रिफाइनरी और फ्यूल टैंक को ड्रोन से निशाना बनाया गया। बस्ती इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर धमाके। ईरान के साथ जंग खात्मे के करीब है। मौसर कार्रवाई से ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। ऐसा न करते तो ईरान एटम बम बना लेता। ईरान की बहरिया, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सदर का ईरान में 5000 अहदाफ को निशाना बनाकर 51 जंगी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। ज़मीनी फ़ौज भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरान ने तेल की सप्लाई को नुकसान पहुंचाया तो सख्त हमले करेंगे। तेल की कीमतें कम करने के लिए कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी कौम धमकियों से मरूब होने वाली नहीं है। आपसे बड़े भी ईरान को खत्म नहीं कर सके। मोहतात रहें कहीं खुद खत्म न हो जाए। ईरान की कौमी सलामती के आला अहदेदार अली लारेजानी। जंग शुरू अमेरिका ने की, खत्म हम करेंगे। ईरान के बारे में अमेरिकी सदर की बातें बेमानी और लायानी हैं। खित्ते में सलामती या तो सब के लिए होगी या फिर किसी के लिए भी नहीं होगी। अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% कम होकर $90, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल पर आ गई। गुज़श्ता रोज़ कारोबार खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल से तजावुज़ कर गई थी। भारत की रेशा दवानियों से मशरिक़ वस्ता भी महफूज न रह सका। ईरान और कतर के बाद बहरीन भी भारतीय जासूस पकड़े गए। मनामा में बहरीनी वज़ारत दाखिला ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया। नतन मोहन को हसास मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। मुलजिम ने अहम तनसीबात का हसास जियो स्पेशल डाटा और रैकी रिपोर्ट्स दुश्मन को फराहम की। बहरीनी हुकाम
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी अफ़गान तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ फट पड़े। अफ़गानिस्तान को बेजा और गैर कानूनी हिरासत की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार दे दिया। तालिबान पॉलिसी मराद हासिल करने के लिए दहशत गर्दाना हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दबाव मौजूदा इंतज़ामिया पर नहीं चलेगा। डेनिस क्वाइल और महमूद हबीबी समेत तमाम अमरीकियों को रिहा किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में परवान चढ़ती दहशतगर्दी खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकोंग की तालिबान रजीम पर शदीद तनकीद। अफगानिस्तान में फितनतुल खारिज, ETIM, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में चीनी शहरियों पर भी हमले हुए, मुतादिद हलाकतें हुई। तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म तमाम दहशतगर्द अनासर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। फोकोंग। तालिबान रजीम की बदतरीन पॉलिसियों से अफगानिस्तान में कहत का खदशा। अफगान तालिबान रजीम ने मुल्क को संगीन मुआशी बहरान में धकेल दिया। इलाकाई कशीदगी और तिजारती रुकावटें मुल्क को शदीद ग़िज़ाई बहरान की तरफ ले जा रही हैं। अफगान ताजिरों का इंतबाह। तालिबान ताजिरों को महंगी दरामदी अशिया कम कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी राजौरी में एक नौजवान को शहीद कर दिया। आज़ादी पसंद सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात पर 3 कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए। मुलाजमीन की बरतरफी बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इक़दाम का मकसद हिंदुओं की भर्ती के लिए गुंजाइश पैदा करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मजम्मत। फाशिस्ट मोदी के शाइनिंग इंडिया के दावे हकीकत से कोसों दूर। भारतीय मईशत ज़वाल पजीर। बड़े बड़े इंतखाबी नारों के बरक्स मोदी की नाक़िस मुआशी कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। बरतानवी जरीदे ने आईना दिखा दिया। भारत की मईशत इतनी बड़ी नहीं जितनी समझी जाती है। भारत का GDP पहले के मुकाबले में 3.3% कम रहा। रवां साल फरवरी में नए आदाद-ओ-शुमार भारतीय मईशत के लिए मायूस कुन साबित हुए। द इकोनॉमिस्ट। Another one. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज। पहला मैच कल शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। मुकालबा दिन 1:15 से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई पाकिस्तान के कप्तान शाहीन आफरीदी और बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने ट्रॉफी को मीडिया के सामने पेश किया। दूसरा मैच 13 मार्च और तीसरा मैच 15 मार्च को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 3 खिलाड़ी माज सदाकत, साहबजादा फरहान और शामिल हुसैन डेब्यू करेंगे। नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। टीम की जरूरत और पिच की कंडीशन के मुताबिक प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी की ढाका में न्यूज कॉन्फ्रेंस। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर ले जाने का मामला। लोकसभा के रुकन और साबिक भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद की जानिब से सख्त तनकीद। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए शर्म का मकाम है। जब ट्रॉफी मस्जिद या चर्च नहीं जा सकती तो उसे मंदिर क्यों ले जाया गया? ये ट्रॉफी किसी मजहब की नहीं। ICC के सदर जय शाह ट्रॉफी के हमरा मंदिर किस हैसियत में गए? कीर्ति आज़ाद का सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे के साथ जुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5G टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च 2026 सुबह 10 बजे लाइव टेलीकास्ट। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन के तहत मुल्क भर में तेज तरीन कनेक्टिविटी की बुनियाद रख दी गई है। जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में 3G और 4G टेक्नोलॉजी ने मुल्क में मवासलाती इनकलाब बर्पा किया था, बिल्कुल उसी तरह अब 5G के जरिए तेज रफ्तार इंटरनेट, डिजिटल मईशत और ई कॉमर्स के नए उफक रोशन होने जा रहे हैं। मजबूत कनेक्टिविटी, एक मजबूत और डिजिटल पाकिस्तान की जानिब कदम। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान के रहबर मौज़्ज़म मुज्तबा ख़ामनई से उनके वालिद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया और उन्हें सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। रहबर मौज़्ज़म मुज्तबा ख़ामनई के नाम ख़त में वज़ीर आज़म ने ईरान के बरादर अवाम से पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की शहादत का पाकिस्तान के अवाम को दुख है और इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म ने अहम जिम्मेदारी संभालने पर रहबर मौसम मुज्तबा ख़ामनई को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि उनकी क़यादत आने वाले बरसों में अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ ईरान की रहनुमाई करेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़, सकाफ़त और ज़बान के रिश्ते पर मबनी है। ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों बिरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। अपने ख़त में वज़ीर आज़म ने रहबर मौसम मुज्तबा ख़ामनई की सेहत, कामयाबी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के बिरादर अवाम के लिए अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामनई के लिए ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सदर ममलकत ने कहा कि खित्ता इस वक्त संगीन कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा और खित्ते के अवाम के हालात में बेहतरी पैदा होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत कशीदा आलमी हालात के बावजूद मईशत मुस्तहकम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने हालिया किफ़ायतशुआरी और तवानाई की बचत के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की क़यादत में खुसूसी कमेटी कायम कर दी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र किफ़ायतशुआरी और तवानाई की बचत के हवाले से हुकूमत के ऐलान करदा इक़दामात के नफाज पर जायज़ा इजलास की सदारत के दौरान फैसला किया गया कि हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज़ की जाएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि किफ़ायतशुआरी के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए ताकि उनकी बदौलत होने वाले असरात को जांचा जा सके। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों और डिवीजन्स को सादगी, किफ़ायतशुआरी और तवानाई की बचत के हवाले से इक़दामात को भरपूर तरीके से नाफिज करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये भी हिदायत की कि तमाम वजारतें और इदारे की किफ़ायतशुआरी के तहत बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजें और वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम वफाकी वजारतें और डिवीजन्स किफ़ायतशुआरी और तवानाई बचत के लिए इक़दामात और वर्क फोर्स मैनेजमेंट के हवाले से रोज़ाना और हफ्तावार रिपोर्ट कमेटी को जमा कराएंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR का हफ्तावार जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म ने टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी के दायरे कार में लाने और टैक्स चोरी के सदेबाब के लिए इन्फोर्समेंट मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने प्राल की एग्जीक्यूटिव टीम में मेरिट की बुनियाद पर माहिरीन की भर्तियों और प्राल को एक फ़ाल इदारा बनाने पर मुआशी टीम की पजीराई की। वज़ीर आज़म ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की सीरियलाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने, टैक्स दहिंदगान के लिए ऑटो टैक्स सिस्टम, डिजिटल इनवाइसिंग, आयरस और दीगर एप्लीकेशंस को उर्दू और दीगर मकामी ज़बानों में बनाने की भी हिदायत की। इजलास को बताया गया कि टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मुतादिद निज़ाम नाफिजुल अमल हैं और कई जल्द फ़ाल हो जाएंगे।
शुगर, सीमेंट, सिगरेट, खाद, टेक्सटाइल, चमड़े, ऑटोमोबाइल, मशरूबात और दीगर शोबों में पैदावार की निगरानी के लिए इक़दाम जारी हैं, जिससे अरबों रुपए की इजाफी टैक्स आमदन होगी। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ के जरिए 30 जून 2026 तक टैक्स की मद में 80 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। इजलास को ये भी बताया गया कि जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक टैक्स मुकदमात के फैसलों के नतीजे में कौमी ख़जाने को 102.9 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई, जबकि जून 2026 तक ज़ेर इल्तिवा टैक्स मुकदमात से टैक्स की मद में 369 अरब रुपए वसूल होने की तवक्को है। इजलास को बताया गया कि अप्रैल का डिजिटल इनवाइसिंग का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो चुका। जनवरी और फरवरी के महीनों में 800 अरब रुपए की डिजिटल इनवाइसिंग हो चुकी, जबकि अप्रैल 2026 में 3 खरब रुपए की डिजिटल इनवाइसिंग का हदफ भी हासिल हो सकेगा। इजलास को आगाह किया गया कि मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम और कार्गो ट्रैकिंग के लिए डिजिटल कार्गो ट्रैकिंग का निज़ाम, बिलखुसूस ई-बिल्टी का निज़ाम मुतारिफ कराया जा चुका है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की GPS ट्रैकिंग के लिए मरबूत निज़ाम लागू हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा किफ़ायत शुमारी इक़दामात पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने सरकारी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल और मालियाती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत की कि इंतज़ामी उमूर मज़ीद बेहतर बनाए जाएँ और अखराजात को सिर्फ नागुज़ीर ज़रूरियात तक महदूद रखा जाए। हुकाम को ऐसे शोबों की निशानदही करने का हुक्म दिया गया जहाँ पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियों और काउंसलर खिदमात को मुतासर किए बगैर अखराजात में बचत मुमकिन हो सके। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने हुकूमत की किफ़ायत शुमारी मुहिम की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा कि वज़ारत ख़ारजा शफाफियत, जिम्मेदाराना तर्ज हुक्मरानी और अवामी फंड्स के मौसर इस्तेमाल के लिए पुरज़्म है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इन इक़दामात का मकसद पाकिस्तान के ख़ारजा पॉलिसी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मुआशी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद के माबैन टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरान गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सलामती काउंसिल में जारी बातचीत पर भी तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी और अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल हम आहंगी और सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए मशरिक़ वस्ता और वसी तर ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ख़ित्ते में कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के उसूलों के मुताबिक मुकालमे और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी की मजबूती का इआदा किया और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इज़हार करते हुए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और हालिया हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म ने बहरीन और इसके अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा किया। उन्होंने ख़ित्ते में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। ईंधन से भरे मुतअद्दिद जहाज़ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इस खबर की तफसील से आपको आगाह करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5G टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च 2026 सुबह 10 बजे। लाइव टेलीकास्ट वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के डिजिटल नेशन पाकिस्तान विजन के तहत मुल्क भर में तेज तरीन कनेक्टिविटी की बुनियाद रख दी गई है। जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में 3G और 4G टेक्नोलॉजी ने मुल्क में मवासलाती इनकलाब बर्पा किया था, बिल्कुल उसी तरह अब 5G के जरिए तेज रफ्तार इंटरनेट, डिजिटल मईशत और ई कॉमर्स के नए उफक रोशन होने जा रहे हैं। मजबूत कनेक्टिविटी, एक मजबूत और डिजिटल पाकिस्तान की जानिब कदम। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन, हुकूमत पाकिस्तान।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देते हैं कि ईंधन से भरे मुतादिद जहाज़ों की पाकिस्तान आमद पर मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया है। पोर्ट कासिम इंतजामिया के मुताबिक ईंधन से भरे मुतादिद जहाज़ पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिससे मुल्क भर में पेट्रोल की बिला तातुल फराहमी यकीनी हो सकेगी। पोर्ट कासिम पर इस वक्त ईंधन बरदार जहाज़ों की आमद का रश है। MT नावे एट्रोपोस 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर 9 मार्च को पोर्ट कासिम पहुंच चुका है। इसके अलावा MT एस्प्रोस 2 55,000 टन पेट्रोल के साथ आज रात कराची पहुंचेगा और MT सी क्लपर तकरीबन 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर 11 मार्च दोपहर 12 बजे बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। गैसोलीन बरदार जहाज़ MT टोरम दामिनी पहले ही फॉटको टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो चुका, जबकि फुजीरा से आने वाला एक जहाज़ भी पहुंच चुका है। तर्जुमान पोर्ट कासिम के मुताबिक एक और जहाज़ ओमान से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका, जबकि मज़ीद 2 जहाज़ों की मालूमात जल्द जारी की जाएंगी। नाज़रीन, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और वज़ीर IT शिज़ा फातिमा और चेयरमैन PTA ने हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। आज नीलामी के अमल के दौरान $507 मिलियन में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी के हवाले से इनकलाब आएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में कहा कि पूरी दुनिया ने आज पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की शफाफ बोली को देखा है। आज की बोली हुकूमत पर एतमाद का मज़हर है। ये ऑनलाइन ऑक्शन थी, शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इसको टेलीवाइज किया गया। किसी भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक सेक्टर पे एतमाद का इजहार करना और प्रोसेस की जो इंटेग्रिटी है उसको एक्नॉलेज करना, ये बहुत बड़ी विक्ट्री होती है पूरे पाकिस्तान की, बिकॉज ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिल के चलता है तो इकोनॉमी का पहिया जो है वो आगे बढ़ता है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम शिज़ा फातिमा ने तकरीब से खिताब में कहा कि हुकूमत ने शोबे की पायदार तरक्की को मद्देनजर रखते हुए 5G पॉलिसी मुरतब की है, जिसका मकसद मुल्क भर के सार्फिन को जदीद, मयारी और तेज रफ्तार डिजिटल खिदमात मैसर आ सकेंगी। 600 मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम अवेलेबल किया और उसको ऑक्शन किया। इससे ना सिर्फ हमारी 274 मेगाहर्ट्ज पे जो हमें एक स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड हम कंट्री थे, एक हम बिल्कुल चोकिंग पॉइंट पे थे, इस ऑक्शन के बाद हम मीडियन से इंशाल्लाह ऊपर भी चले जाएंगे और इसी तरीके से हमारा जो एक इंटरनेट का एक्सपीरियंस है वो 3G 4G का आप सब का, हमारे शहरियों का जो पिछले चंद सालों में दिक्कत भी महसूस हुई, अगले चंद माह में आप फील करेंगे कि आपका इंटरनेट जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। इस मौका पर चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने 5G की नीलामी के पहले मरहले के नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि मजमूई तौर पर 597 में से 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बिक गया है। जोंग ने 110 मेगाहर्ट्ज, यूफो ने 180 मेगाहर्ट्ज और जाज ने 190 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा है कि वतन अजीज़ का मफाद सबसे मुकद्दम है, खारजा पॉलिसी के मामलात को सियासत से अलग रखा जाए। तफसील जानते हैं मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी है कि आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 19 का मुताला किया जाए। हर शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार आज़ादी राय का हक है और उसके ऊपर प्रेस जो है वो शामिल है। आप ज़रूर बात करें, आज़ादी इजहार राय का बुनियादी हक है, लेकिन आपने एहतियात कहाँ पे करनी है कि जहाँ पे इस्लाम की बात हो रही हो, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहाँ पे पाकिस्तान के फ्रेंडली रिलेशंस हैं विद ब्रदरली इस्लामिक स्टेट्स,
اگر ہمیں اس پہ تیل چھڑک پہ آگ لگانی ہے تو یہ نہ ہمارے پیشے کا منصب ہے اور نہ ہی یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس پہ حکومت بالکل کلیئر ہے. یہ ریڈ لائن اگر کراس ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان کا مفاد سب سے مقدم ہے، سیاسی اختلافات کو ملکی مفادات پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. پاکستان کی اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور اس کے اندر توازن قائم کرتے ہوئے مسلم ممالک میں ہمارا ایک بہت اچھا تعلق ہے. بٹ جب ہم ان کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ویوز کو قوم تک پہنچانے کے لیے اپنی فارن پالیسی کے اندر سے اپنی انٹرپریٹیشن نکالتے، یہ نہ کریں. اگر ہم اپنی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ یا اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو بیچ میں ڈال کے شام کو جو ہے وہ ٹاک شوز کے اوپر بات کریں یا ولاگز کے اوپر بات کریں اور اس کے اوپر سنسنی تھوڑی سی کریٹ کرنے کی کوشش کریں، پاکستان کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فارن پالیسی کے معاملات کو لوکل پالیٹکس کے معاملات کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. وفاقی وزراء نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران پر حملے کی پاکستان نے مذمت کی. وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے ہوئے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ تبصرے کرتے ہوئے ملک کی سلامتی کے امور کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر داخلہ محسن نقوی سے فقہ جعفریہ کے جید علماء کرام نے ملاقات کی. وزیر داخلہ نے بتایا کہ یوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلوسوں اور مجالس کی مؤثر حفاظت کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے. موجودہ صورتحال کے تناظر میں 21 رمضان المبارک یوم شہادت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا اور دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا. علماء کرام نے حکومت سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. اور پنجاب میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے کا فیصلہ. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں اجلاس کے دوران سی سی ڈی کو 5 بہترین جرائم کنٹرول کرنے والے اداروں کی طرز پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے لیے ادارے کو جدید ترین مشینری اور تربیت فراہم کی جائے گی. وزیر اعلیٰ نے سی سی ڈی کا جدید ترین آلات سے لیس ہیڈ کوارٹر بنانے کی بھی منظوری دی. فیصلے کے تحت پنجاب کے ہر ڈویژن، ضلع اور تحصیل میں سی سی ڈی آفس، تھانے اور رہائش گاہیں بھی بنائی جائیں گی. اجلاس میں عید الفطر کے فوری بعد پنجاب بھر میں غیر قانونی اسلحے کے خلاف مہم کی بھی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ نے سی سی ڈی کو خواتین پر تیزاب چھڑکنے والوں سے نمٹنے کا ٹاسک بھی دیا. پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے توجہ دلاؤ نوٹس پر قومی اسمبلی کو بتایا کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے مابین بڑھتے ہوئے فوجی تصادم کے پیش نظر ایران سے پاکستانی شہریوں کے انخلاء کا عمل جاری ہے اور اب تک ایران سے 2000 سے زائد طلباء کو پاکستان پہنچایا گیا ہے. قومی اسمبلی میں نجی کارروائی کے دوران دانش یونیورسٹی اسلام آباد بل، دارالحکومت اسلام آباد میں رفاہی اداروں کی رجسٹریشن، انضباط و سہولت کاری ترمیمی بل، صوبائی موٹر گاڑیاں ترمیمی بل، مجموعہ ضابطہ فوجداری ترمیمی بل، دارالحکومت اسلام آباد لازمی تھیلیسیمیا اسکریننگ بل اور نصاب تعلیم، درسی کتب اور تعلیمی معیار برقرار رکھنے کی بابت وفاقی نگرانی ترمیمی بل بھی منظور کر لیے گئے. قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کی صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا. بلیٹن میں بین الاقوامی منظرنامے میں سے اہم خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 5G ٹیکنالوجی کے نئے دور کا آغاز. 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی 10 مارچ 2026 صبح 10 بجے لائیو ٹیلی کاسٹ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن کے تحت ملک بھر میں تیز ترین کنیکٹیویٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. جس طرح محمد نواز شریف کی قیادت میں 3G اور 4G ٹیکنالوجی نے ملک میں مواصلاتی انقلاب برپا کیا تھا، بالکل اسی طرح اب 5G کے ذریعے تیز رفتار انٹرنیٹ، ڈیجیٹل معیشت اور ای کامرس کے نئے افق روشن ہونے جا رہے ہیں. مضبوط کنیکٹیویٹی، ایک مربوط اور ڈیجیٹل پاکستان کی جانب قدم. وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن، حکومت پاکستان. درست، ہر وقت، بر وقت.
ایران کی قومی سلامتی کے اعلیٰ عہدیدار علی لاریجانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ ایرانی قوم خالی دھمکیوں سے مروب ہونے والی نہیں ہے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اگر تہران نے آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل روکی تو ایران کو 20 گنا زیادہ سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علی لاریجانی نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ایران کی قربانی دینے والی قوم آپ کی خالی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، حتیٰ کہ آپ سے بڑے بھی ایران کو ختم نہ کر سکے۔ محتاط رہیں، کہیں خود ختم نہ ہو جائیں۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی صدر نے ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے حوالے سے سیاسی اور سفارتی حل کی تجاویز دیں۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یوکرین تنازع اور تیل کی عالمی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مؤثر کارروائیوں سے ایران کی فوجی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا ہے، جنگ اب خاتمے کے قریب ہے۔ فلوریڈا میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ حملہ نہ کرتے تو ایران ایٹم بم بنا لیتا۔ ایران میں ابھی زمینی فوج بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ختم کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی پوری بحریہ سمیت ایرانی ڈرون اور میزائل سسٹم کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈرون مینوفیکچرنگ کمپنی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی صدر نے دھمکی دی کہ ایران نے آئل سپلائی کو نقصان پہنچایا ہے تو ہم سخت حملے کریں گے۔ جرمن وزیر خارجہ یوہان واڈے فیہول نے ایران کے خلاف جاری جنگ کے جلد ختم ہونے کے امکانات کے بارے میں محتاط رہنے کا اندیہ دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کہ جنگ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے، جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ اگرچہ امریکہ ایران کی عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تاہم یہ جنگ تب تک ختم ہونے کا امکان کم ہے جب تک تہران مذاکرات کے لیے رضامند نہ ہو یا پھر اس کی فوجی طاقت شدید متاثر نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی رہنماؤں کو خود کو تیار رکھنا ہوگا تاکہ ہم ان مذاکرات میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ڈنمارک کے سپریم کورٹ میں انسانی حقوق کی 4 تنظیموں کی طرف سے دائر کردہ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی ہے، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ڈنمارک نے اسرائیل کو ہتھیار برآمد کر کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اپریل 2025 میں فلسطینی انسانی حقوق ایسوسی ایشن الحق ایکشن ایٹ ڈنمارک، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور آکسفیم کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے میں کہا گیا کہ ڈنمارک اسرائیل کو F-35 لڑاکا طیاروں کے پرزے فروخت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ صرف یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ان تنظیموں کو ڈنمارک سے ہتھیاروں کی فروخت کی قانونی حیثیت کو عدالتوں میں چیلنج کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ اگر یہ 4 تنظیمیں سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ جیت جاتی ہیں تو وہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے کی قانونی حیثیت کو چیلنج کریں گی۔ ڈنمارک میں ایمنسٹی اہلکار دینا ہاشم نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اگر یہ واضح خطرہ ہو کہ یہ سامان بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو اس کی فروخت غیر قانونی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے تہران سمیت اصفہان، تبریز اور کارک پر شدید بمباری کی ہے۔ دھماکوں سے گورنر اصفہان کا دفتر، یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ اور قدیم شاہی محل بھی نشانہ بن گیا۔ اصفہان میں دھماکے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہوئے۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم کے ذخائر محفوظ ہیں۔ ایرانی اسٹریٹجک کونسل کے خارجہ امور کے سربراہ کمال خرازی نے کہا ہے کہ ایران طویل جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری کی زبان نہیں سمجھتا۔ صدر ٹرمپ وعدے پر قائم نہیں رہے۔ مذاکرات کے دوران ہم پر حملے کیے گئے۔ کمال خرازی نے عرب ممالک سے مطالبہ کیا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالیں۔ امریکہ نے افغانستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف رانگ فل ڈیٹینشن قرار دے دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ افغانستان ناجائز طور پر لوگوں کو حراست میں رکھنے والی ریاست ہے۔ طالبان بدستور پالیسی میں رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقے استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ افغان طالبان اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عالمی دباؤ کو مزید بڑھا رہے ہیں اور یہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں ناحق قید تمام امریکی شہریوں کو فوری طور پر رہا کریں۔ ادھر امریکی صدر کی جانب سے ایران جنگ کے جلد خاتمے کے اعلان کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں تقریباً 8% گر گئیں۔
برطانوی خام تیل کی قیمت 8% کم ہو کر $90 جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ گزشتہ روز خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے تجاوز کر گئی تھی۔ کچھ بات کریں گے یہاں پر آپریشن غضب الحق کی، جس کے تحت افغان طالبان اور فتنۃ الخارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ اور بروقت کارروائی کے دوران پاک فوج نے اہم پوسٹوں اور مراکز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی ارندو اور کرم سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے ارندو اور کرم سیکٹر میں بروقت کارروائی کے دوران اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا۔ پاک افواج کے مؤثر حملوں اور جوابی کارروائیوں کے باعث بزدل افغان طالبان اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں کے دوران صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے بھارت اور اس کی پراکسی افغان طالبان کو بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی مستقل مندوب نے افغان طالبان اور بھارت کے مذموم گٹھ جوڑ کی کلی کھولتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گرد کیمپوں اور مراکز کو درست انداز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دنیا کو بھارت جیسے قانون شکن اور عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والے ملک سے کسی لیکچر کی ضرورت نہیں۔ One can sense India's pain in seeing its heavy investment in the Afghan terrorist franchise going to waste as a result of Pakistan's precise and effective action against terrorist camps and support bases inside Afghanistan. The world needs no lectures from a serial violator of international law like India, a state that illegally occupies territory, violates UN Charter and Security Council resolutions, perpetrates state terrorism in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. عالمی ماہرین کے مطابق بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے افغانستان کے راستے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، جبکہ دہشت گردی اور منظم جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے باعث افغانستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع راجوری میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ کے ایم ایس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوان کو ضلع کے علاقے نوشہرہ جھنگر میں کنٹرول لائن کے قریب محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ بھارتی حکومت نے آزادی پسند اور بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات پر 3 کشمیری سرکاری ملازمین شوکت احمد زرگر، لیاقت علی اور کوثر حسین کو اسلام آباد اور کشتواڑ اضلاع میں کالے قانون UAPA کے تحت برطرف کر دیا ہے۔ قابض انتظامیہ کے اس اقدام کو کشمیریوں کو پسماندگی میں دھکیلنے اور مخالف آوازوں کو زبردستی خاموش کرانے کی دانستہ کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری سرکاری ملازمین کی برطرفی کی شدید مذمت کرتے ہوئے قابض انتظامیہ کے اس اقدام کو بنیادی حقوق کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کا مقصد مقامی کشمیری ملازمین کی جگہ غیر کشمیری ہندوؤں کی بھرتی کے لیے گنجائش پیدا کرنا ہے تاکہ مقبوضہ علاقے کی انتظامی مشینری اور اداروں پر BJP کے کنٹرول کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حالیہ احتجاجی مظاہروں کے دوران حراست میں لیے گئے نوجوانوں کے خلاف مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی ریاست راجستھان میں چتور گڑھ میں میواڑ یونیورسٹی کی طرف سے سرٹیفکیٹ دینے کے انکار کے خلاف احتجاج کرنے پر BSc نرسنگ کے متعدد کشمیری طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ نرسنگ پروگرام انڈین نرسنگ کونسل اور راجستھان نرسنگ کونسل سے باقاعدہ طور پر تسلیم شدہ نہ ہونے پر احتجاج کرنے پر طلبہ کو پہلے ہی معطلی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر سے چینی کمپنیز کے وفد نے کوئٹہ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بلوچستان میں مختلف شعبوں بالخصوص مینوفیکچرنگ اور معدنیات میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی وفد نے بلوچستان کے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تقریباً $2.6 ارب کی خطیر سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے باضابطہ پیشکش بھی کی گئی۔ وفد نے صوبے کے معدنی وسائل اور دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ کیا۔
ناظرین ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ ایونٹ 26 مارچ سے 3 مئی تک 6 شہروں میں کھیلا جائے گا۔ 2 نئی ٹیموں کی شمولیت کے بعد PSL 11 میں پہلی بار 8 ٹیمیں شرکت کریں گی، جن کے درمیان 44 میچز کھیلے جائیں گے۔ حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی پنڈیز PSL میں شامل ہونے والی نئی فرنچائزز ہیں۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ فیصل آباد اور پشاور پہلی بار PSL میچز کی میزبانی کریں گے۔ ہر ٹیم لیگ مرحلے میں 10 میچز کھیلے گی۔ پلے آف 28 اپریل سے شروع ہوں گے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 15 میچز، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 1 کوالیفائر سمیت 11 میچز، فیصل آباد میں 7 میچز اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں 4 میچز شیڈیول ہیں۔ کراچی 6 میچز کی میزبانی کرے گا۔ ایونٹ کے دونوں ایلیمینیٹرز اور فائنل میچ لاہور میں منعقد ہوں گے۔ انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن کے سیکریٹریٹ اسلام آباد میں نیشنل ایجوکیشن ہاکی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت ڈاکٹر غلام علی ملا اور محی الدین احمد وانی نے کی۔ اجلاس میں مختلف تعلیمی بورڈز کے ڈائریکٹرز آف فزیکل ایجوکیشن، پاکستان ہاکی فیڈریشن کے نمائندگان اور سابق اولمپئنز نے شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان کے تعلیمی نظام کے ذریعے ہاکی کے فروغ اور بحالی کی حکومتی کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ شرکاء نے عزم کا اظہار کیا کہ تعلیمی شعبے کے تعاون سے قومی کھیل ہاکی کی بحالی کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا۔ زبیر احمد صدیقی اور عظمیٰ چودھری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کی ہمراہ دیجیے اجازت۔ PTV نیوز پر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔